नमस्कार। आज भारतीय संविधान दिवस पूरे भारत में ही मनाया जा रहा है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उसी दिन से लगातार भारत में विधि दिवस के रूप में यानी कानूनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 2015 में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मोत्सव को यादगार बनाने के उद्देश्य से इसका नाम बदल करके विधि दिवस की जगह संविधान दिवस कर दिया। तो भारतीय संविधान दिवस 2015 से बनाना शुरू हुआ। 26 नवंबर 2015 को प्रथम भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। इसी प्रकार प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में शपथ लेते हैं। और अभी जो 8वां संविधान दिवस आज मनाया जा रहा है, उस पर मैं एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते संपूर्ण भारतीय संविधान का एक बार ब्रीफिंग अध्ययन करने का कोशिश कर रहा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन सब में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। मैं थोड़ा फास्ट रीडिंग करूँगा। तो इसमें जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को, यहाँ तक कि जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आम जीवन में उनको अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता प्रदान इस संविधान के माध्यम से होगी। मैं सभी को इस वीडियो को बार बार सुनने के लिए आह्वान करूंगा। तो ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए मैं अपने मूल विषय पर आता हूं और इस जो PDF है उसको तेज़ गति से पढ़ने का प्रयास करूंगा। आपका सहयोग इसमें अपेक्षित है। तो विषय है भारत का संविधान। ठीक है, भारत का संविधान, सबसे पहला इसका टॉपिक है संविधान सभा। गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया था। कब हुआ था? जुलाई 1946 को। क्या उद्देश्य था? संविधान बनाने के लिए जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया था। संविधान सभा में कुल, क्योंकि अखंड भारत की बात कर रहे हैं, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यानी 1947 से पहले जब पाकिस्तान भी भारत का एक अभिन्न अंग था, वर्तमान बांग्लादेश भी उसमें शामिल था, तो कुल 389 सदस्य थे। और 389 में भी अगर डिवाइडेशन करें तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जिसमें दिल्ली आता था, कुर्ग आता था दक्षिण का, इधर अजमेर, और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र पाकिस्तान का क्षेत्र आता था जो वर्तमान भारत में नहीं है। तो 4 क्षेत्र थे। इसके अलावा 93 देशी रियासतें थी। ठीक है, जिस प्रकार राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो वहाँ भी देशी रियासतें हैं ना। तो टोटल भारतीय रियासतें थी 93, ब्रिटिश प्रांत थे 292, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे 4, जिसमें एक राजस्थान में था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो कुल मिलाकर 389 सदस्य थे। लेकिन जब देश 1947 में आज़ाद हो गया तो कुल सदस्य संख्या रहेगी 299, जिसमें ST की संख्या 33 थी, महिलाओं की संख्या 12 थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। जो सबसे वयोवृद्ध नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया? 9 दिसंबर 1946 को। उसके 2 दिन बाद में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष तो बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946, स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो कार्रवाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष बनने के 2 दिन बाद में, यानी देखो 2 दिन, 9 से 2 दिन 11 और 11 से 2 दिन 13, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्रवाई शुरू होती है। और इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं, पढ़ा जाता है। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उद्देश्य प्रसाद लाया जाता है, जिसको 22 दिसंबर 1946 को स्वीकार कर लिया जाता है। देखो, पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनते हैं और 13 दिसंबर 1946 को, यानी अगले 2 दिन बाद में क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 दिसंबर 1946 को स्वीकृति मिलती है।
ठीक। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन होता है, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। जो भी संविधान पर चर्चाएं होंगी, जो भी निर्णय होंगे, उनको एक लिखित रूप से ड्राफ्ट करने का कार्य, यानी प्रारूप करने का कार्य जो समिति करेगी, उसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब गठन हुआ? 29 अगस्त 1947 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को 284 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा पारित कर दिया गया। जब संविधान तैयार हो गया था, उस समय उस पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या बात करें तो 284 थी। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ये डाटा है। संविधान के 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी। 22 भाग अभी भी मूल रूप से देखा जाए तो 22 ही भाग हैं। मूल रूप से अनुच्छेद भी 395 हैं, लेकिन अनुसूचियाँ अभी 12 हो चुकी है। भाग इसके जो सब क्लोज है वो बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान में कुल 25 भाग हैं, 400 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ये कुल मिलाकर के हैं, लेकिन मूल रूप से अनुच्छेद की बात करें तो वो 395 ही है। मूल रूप से भाग की बात करें तो वो भी 22 है। संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंहा राव। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। यानी जब भारत गणतंत्र हुआ उससे 2 दिन पहले अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और उसी दिन भारत गणतंत्र हो गया, यानी उस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में, यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाना शुरू हो गया था। यानी भारत अब किसी भी बाहरी शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं था, क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है अभी दिल्ली में है, उसमें प्रिवी पर्स के अंडर में था, जो कि लंदन में थी। वो अंतिम निर्णय प्रदान करती थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही अंतिम निर्णायक हो गया था। संविधान को हाथ से लिखने का कार्य किसने किया था? श्री बसंत कृष्ण वैद्य, हिंदी में। ठीक है, हिंदी में भारत का संविधान श्रुति लेखन जिसको कहें तो वो बसंत कृष्ण वैद्य था, और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा तो आते हैं। भारतीय संविधान को हिंदी में लिखने का श्रेय दिया जाता है श्री बसंत कृष्ण वैद्य को, और अंग्रेजी जो संस्करण है वो लिखा था श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान में जो अंकित चित्र है उनका निर्माता था नंदलाल बोस। चित्र जो संविधान में दिए गए नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा भी कहते हैं और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा भी कहते हैं। नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा के नेतृत्व में कहाँ हुआ? कोलकाता में। कहाँ के थे? शांति निकेतन विश्व भारती कोलकाता के चित्रकार थे। संविधान में जो अलंकरण का कार्य किया, चित्रकारी का काम किया, 2 व्यक्ति थे, एक तो नंदलाल बोस और दूसरे ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। कहाँ किया था? कलकत्ता के चित्रकार थे, शांति निकेतन विश्व भारती के। संविधान में कुल 28 चित्रों का उपयोग किया गया। कितने चित्र हैं? 28 चित्र। चित्र शब्दों की अपेक्षा भावनाओं को प्रकट करने में अधिक सक्षम होते हैं, इसलिए तात्कालिक नीति निर्माताओं ने इसमें चित्रों को अंकित करने के लिए कहा गया। भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? विशालतम लिखित संविधान, लचीला और कठोर समन्वय का संविधान, यानी संशोधन की सरल और कठिनाई के आधार पर, यानी लचीला भी है और कठोर भी है, ये कॉम्बिनेशन है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सरकार का संसदीय स्वरूप है, यानी केंद्र की सरकार अलग है, राज्यों की सरकार अलग है। संसदीय संप्रभुता है और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। संसद की संप्रभुता है और न्यायिक सर्वोच्चता है, यानी सुप्रीम न्यायिक प्रणाली है, वो स्वतंत्र है, वो सर्वोच्च है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। नागरिकों को मिले हुए मौलिक अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी DPSP, ये डायरेक्ट करने चाहिए। सबसे बड़ा लिखित संविधान, लचीला और कठोर का मिश्रण। दूसरा, सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता।
एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, नागरिकों को मिला हुआ मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज, पंथ निरपेक्षता, एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार, आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी जो प्रोविजंस है, ठीक है, जैसे 352 अनुच्छेद, 356, 360 और 365 वो आपातकालीन इमरजेंसी में आते हैं, ठीक है। अशोक चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया। आवरण क्या है इसमें? आवरण पृष्ठ पर अंकित है, ये जो कवर है, कवरिंग पे ये दिया हुआ है, इसका चित्र अंकित है। इसमें चारों दिशाओं में देखने वाले 4 सिंहों की मुखों की आकृतियां हैं। इनके आधार पर 24 तीलियों से युक्त 4 चक्र हैं। इन धर्म चक्रों के बीच दौड़ता हुआ घोड़ा, चलने को तत्पर नंदी, अपने बल को दर्शाता हाथी और सतर्कता से खड़ा हुआ सिंह कौन कौन से हैं? दौड़ता हुआ घोड़ा, दूसरा चलने को आतुर नंदी यानी बैल, अपने बल को दर्शाता हाथी और सतर्कता के साथ खड़ा हुआ सिंह कौन कौन से पशु है? घोड़ा, बैल, हाथी और सिंह। इस चिन्ह में मुंडकोपनिषद से एक श्लोक लिया गया है, सत्यमेव जयते नाद्रितम सत्य नापंथा वितो देवयाना, ठीक है। जो सत्यमेव जयते शब्द लिखा हुआ है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। सत्यमेव जयतो को बौद्ध वाक्य के रूप में स्वीकार किया गया। यहाँ बौद्ध वाक्य कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद जो भारत का एक धार्मिक ग्रंथ है वहाँ से लिया गया है, ठीक है। इसका भाव क्या है? ये जो प्रतीक चिन्ह है इसका भाव क्या है, क्यों लगाया गया इसको? इसका भाव है पराक्रम, गतिशीलता, सावधानी और त्याग के समन्वय और सत्य की विजय के साथ भारत के परम वैभव को पुनः प्राप्त करना, ठीक है। अब आता है संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। क्या कहती है भारत की प्रस्तावना? वैसे प्रत्येक भारतीय को याद होनी चाहिए, लेकिन कम से कम प्रतियोगी तो इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो संस्करण हैं उनको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना से संबंधित जो अनेक क्वेश्चंस है डायरेक्ट आते हैं। इसके अलावा संविधान को समझने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये जो प्रस्तावना है एक बार अक्षरशः मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द मूलतः संविधान में नहीं थे, यानी 3 शब्द बाद में जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन्हें आपातकाल के समय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जोड़ा गया था, ठीक है। ये 3 शब्द थे, इनको बाद में जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 को, ठीक है। अब आता है भाग 1। 22 भाग है। 22 भाग में पहला भाग है अनुच्छेद 1 से 4 है। ये इसका लोगो दिया हुआ है, चित्र है एक तरह से। क्या है इसमें? मोहनजोदड़ो का प्रतीक चिन्ह। मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, लेकिन भारतीय जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे संबंधित है, इसीलिए इसको भी यहाँ स्थान दिया गया। इसका पीछे कारण है। तो प्रथम भाग का नाम क्या है? भारतीय संविधान के भाग 1 का विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मोहनजोदड़ो 2500 ईस्वी पूर्व भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी। मोहनजोदड़ो में शक्ति, संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक महादेव शिव के वाहन नंदी को मोहर के रूप में स्वीकार किया गया था। इस भाग में बताया गया कि भारत क्या है तथा भारत के राज्यों की जानकारी दी गई है। इसका भाव क्या है? भारत नवनिर्मित देश नहीं है, आज का बना हुआ नहीं है, यह तो चिर पुरातन है तथा भारत की सांस्कृतिक अखंडता को सदैव याद रखा जाए। यह है भाग 1। भाग 2 अनुच्छेद 511 है। इसमें अलंकरण 2 व्यक्ति हैं, जैसे व्यूअर राम मनोहर सिन्हा जैसे 2 व्यक्तियों का चित्रण किया गया था, और उन चित्रणों का ये है। भाग 2 में इस प्रकार का चित्रण है, जो वैदिक काल का जो गुरुकुल था उसका चित्र दिया गया है। तो नागरिकता
दूसरे भाग का विषय है क्या उद्देश्य है इसका। इसमें एक आदर्श गुरुकुल, योग्य नागरिक ही नागरिकता की गरिमा को बनाए रख सकता है। योग्य नागरिक बनने के लिए सर्वप्रथम योग्य शिक्षा और योग्य संस्कार पाना आवश्यक है। इसलिए ये जो वैदिक काल का गुरुकुल है, इसको नागरिकता भाग 2 का जो विषय है उसमें स्थान दिया गया है। इसका भाव क्या है? भारत को अपना शिक्षा व्यवस्था अपनी परखी हुई प्रणाली के द्वारा ही परिचालित करनी चाहिए। मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा ही देश निर्माण में सहायक होगी। अब भाग 3 की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 है। इसमें अलंकरण किया गया है पुष्पक विमान से श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का अयोध्या गमन। इसका भाव क्या है? भाग 3 किससे संबंधित है? जो फंडामेंटल राइट्स है यानी मौलिक अधिकार है उससे संबंधित है। तो फिर ये पुष्पक विमान और इनका क्या उद्देश्य है? तो इसका जैसे विषय तो मौलिक अधिकार आ गया। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए थे, वर्तमान में ये संख्या 6 है, क्योंकि अनुच्छेद 31 जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था उसको हटा दिया गया है। तो कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं? तो पहला प्रकार आता है समानता या समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। वैसे 12 से लेकर के 35 तक है। 12 में जैसे राज्य की परिभाषाएं वो है, लेकिन मूल रूप से संविधान की बात अधिकारों की बात करें तो पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, डायरेक्ट याद होना चाहिए। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। पाँचवां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29-30। और 31वां हटा करके 32वां आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट लगाने की जो शक्ति प्रदान की गई है वो यही अधिकार प्रदान करता है। यानी सरकार का कर्तव्य है कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। भाव क्या है पुष्पक विमान का? राम राज्य की पुनः प्रतिष्ठा की कामना करना। ठीक है, इसीलिए इसको स्थान दिया गया है पुष्पक विमान, श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का अयोध्या गमन का। ठीक है, अब भाग 4 की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसमें डीपीएसपी की चर्चा की गई है, यानी नीति निर्देशक तत्व। क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए प्रत्येक नागरिकों को आर्थिक रूप और सामाजिक रूप से संपन्न बनाने के उद्देश्य से इसको सम्मिलित किया गया। इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश व जो चित्र है वो सम्मिलित किया गया है। क्यों सम्मिलित किया गया है वो आगे पढ़ेंगे। विषय तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में डीपीएसपी कहते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स। इस भाग में राज्य के द्वारा करणीय कार्यों का निर्देशन है। भी राज्य की ड्यूटी बनती है भी अपने लोगों के उत्थान के लिए इस प्रकार के कल्याणकारी कार्य करें। समान काम के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, पंचायतों का गठन, गौवंश का संरक्षण और संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय शांति आदि प्रमुख प्रावधान हैं। ठीक है, भाग 4 में। तो इसमें जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश का चित्र दिया गया है, ये क्यों शामिल किया गया? इसके शामिल करने का भाव है जहाँ कृष्ण जैसी नीति निर्धारक उपस्थित हो, जहाँ कृष्ण जैसा नीति निर्धारक उपस्थित हो और जहाँ उसका पालन करने वाला पार्थ जैसा निपुण योद्धा उपस्थित हो, वहाँ विजय सुनिश्चित है। इसलिए इसको सम्मिलित किया गया है। भाग 5 की बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक, यानी संघ की बात कर रहा है, केंद्र की बात कर रहा है। भाग 5 किसकी बात कर रहा है? केंद्र की। और इसमें चित्रण यानी अलंकरण किसका किया गया है? सिद्धार्थ के वैराग्य से गौतम बुद्ध के देशाटन तक। सिद्धार्थ कौन है? गौतम बुद्ध है। और बुद्ध जब बचपन से वैराग्य धारण करता है और गौतम बुद्ध हो जाता है, बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है और अब पूरे देश में ज्ञान बांटने के उद्देश्य से भ्रमण करते हैं, तो ये उसी का चित्रण किया गया है भाग 5 में। तो विषय संघ हो गया, द यूनियन। इसमें संघीय कार्यपालिका, विधायिका और सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान है। केंद्र के जो भी विषय हैं, उपरोक्त विषय में शांत एकाग्र मन, गहन चिंतन और सर्वोच्च समझ के साथ समाज के प्रति संवेदना व समरस भाव का होना आवश्यक बताया गया। तो ये जो चित्र है इसको शामिल करने का उद्देश्य क्या है? सिद्धार्थ के वैराग्य से गौतम बुद्ध के देशांतर तक का। तो इसका भाव है कि समरस होकर के एकाग्र मन से गौतम बुद्ध का संदेश सुनने वाले ज्ञान पिपासु अनुयायी ही समुचित नीति निर्धारण कर उसका पालन करने तथा न्याय करने में सक्षम होंगे।
यानी गौतम बुद्ध जैसे बनने का उद्देश्य इस के कारण इसको सम्मिलित किया गया है। भाग 6 की बात करें तो कि राज्यों से संबंधित है, द स्टेट्स, अनुच्छेद 152 से 237 तक, और इसमें शामिल किया गया है महावीर द्वारा जैन मत का प्रचार। गौतम बुद्ध को भाग 5 में और महावीर जैन को भाग 6 में अलंकृत किया गया है। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे, नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। ये अलंकरण का काम कर रहे हैं, चित्रकारी का काम कर रहे हैं। तो इन चित्रों को शामिल किया गया। विषय इनका राज्य है, स्टेट्स। क्या इसमें राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, उच्च न्यायालय जिसको हाईकोर्ट बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय के सबॉर्डिनेट जो जुडिशरी है उसके संबंध में प्रावधान है। यह भाग कर्तव्य पालन की दिशा निश्चित करने वाला है। यह समाज जीवन को उन्नत करने के लक्ष्य से प्रेरित है। तो महावीर जैन के मत का प्रचार का उसमें शामिल करने का उद्देश्य क्या है? जिसका भाव है कि चित्र में शांत भगवान महावीर तथा आनंद विभोर मयूर दर्शा रहा है कि हर परिवर्तन आनंददायी बने, सर्व स्वीकृत हो, सर्व मान्य बने। ये जो मयूर है आनंद से घूम रहा है, इसलिए भाग 6 में इसको सम्मिलित किया गया है। भाग 7 की बात करें तो इसमें केवल एक अनुच्छेद 238, ठीक है, सम्मिलित किया गया था, जो अभी नहीं है, इसका अस्तित्व ही नहीं है। इसमें क्या शामिल है? मौर्य काल की निर्भयता और संपन्नता, यानी मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित था। उसके पश्चात सम्राट अशोक आ गए थे, और सम्राट अशोक ने जो विश्व में शांति का प्रचार प्रसार किया था, उसी को देखते हुए मौर्य काल की संपन्नता का उल्लेख इसमें किया गया है। तो विषय क्या था? राज्य की रचना। इसमें 7वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1956, उसके द्वारा इसको निश्चित कर दिया गया था। राजस्थान भी ख श्रेणी का राज्य सम्मिलित था, लेकिन 1956 में राजस्थान एक पूर्ण राज्य बन गया था। 1956 से पूर्व ABCD राज्यों का उल्लेख हुआ करता था, तो जिसमें राजस्थान अपने B श्रेणी का राज्य था, लेकिन ये 1956 के पश्चात ये श्रेणियाँ खत्म हो गई और केवल राज्यों का उल्लेख हो गया। तो मौर्य काल की निर्भयता और संपन्नता का जो चित्र अलंकृत किया गया था, उसका भाव क्या है? भय और विकार से मुक्त समाज के स्वरूप को दर्शाता यह चित्र सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने की आकांक्षा को प्रकट करता है। भाग 8 की बात करें तो अनुच्छेद 239 से लेकर के 242, इसमें संपन्नता के लिए कुबेर की छलांग को दर्शाया गया है। ये चित्र है नंदलाल बोस और ब्यूअर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा अलंकृत। भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242, विषय संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसा होगा। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। प्रशासन के लिए धन की आवश्यकता होती है, जिसे कुबेर पूरा करते हैं। भारतीय हिंदू धर्म में कुबेर को धन का देवता माना जाता है, और भाग जो 8 है उसी में भी संघ और राज्यों के प्रशासनिक क्षेत्रों के बारे में धन की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। तो इसीलिए संपन्नता के लिए कुबेर की छलांग वाला चित्र अलंकृत किया गया है। इसका भाव प्रशासन के लिए आर्थिक क्षेत्र में सूझबूझ के साथ कदम उठाए जाएंगे तो देश का सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा। ठीक है, अब आता है भाग 9, जो पंचायती राज की बात कर रहे हैं, वो भाग 9 में है। उधर अनुसूचियों की बात करें तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। यह केवल अनुच्छेद 243, इसके अलावा 243A से लेकर के 243Z तक, ZG तक उल्लेख है। कहाँ तक है? 243 प्लस 243A से लेते हुए 243ZG। ठीक है, इसमें विक्रमादित्य के दरबार का उल्लेख किया गया है। विषय पंचायत और नगरपालिकाएं। वैसे भाग 9 में पंचायतें हैं, 9A में नगरपालिकाएं हैं और 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। पंचायत और नगरपालिकाओं का गठन, संरचना, अवधि, शक्ति, प्राधिकार, वित्तीय व्यवस्था, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन आदि बातों के लिए आवश्यक नीति नियम इस भाग के मूल विषय हैं। विक्रमादित्य के राज में 32 विभागों में मिलने वाली न्याय का पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकरण किया गया है। डिसेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्र के पास जो शक्ति है उसका क्या किया जाए, ऊपर से हस्तांतरण कर दिया जाए, प्रत्यायोजन कर दिया जाए, जिसको इंग्लिश में डेलीगेशन भी कहते हैं। अपनी शक्ति का अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उपयोग करना, यह क्या कहलाता है? डेलीगेशन, प्रत्यायोजन कहलाता है। और इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहलाती है। विक्रमादित्य की जो चित्र है
उस दरबार को शामिल करने का उद्देश्य इसमें बताया गया है। विक्रमादित्य द्वारा स्थापित व्यवस्था इतनी सुचारू थी कि सिंहासन पर बैठने वाला न्यायपरायण ही होगा। पंचायत स्तर पर ऐसी व्यवस्था स्वाधीन भारत में होनी चाहिए। इस उद्देश्य की परिपूर्ण करने के लिए विक्रमादित्य के दरबार को इसमें सम्मिलित किया गया था। भाग 10 की बात करें तो अनुच्छेद 244 और 244A सम्मिलित है। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय के चित्र को सम्मिलित किया गया है भाग 10 में। हेलो, भाग 10 तक हमने अध्ययन किया था। मैं वापिस भाग 10 को एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, भाग 10 में अनुच्छेद 244 से 244A तक, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र है, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को स्थान दिया गया है। भाग 10 में क्या है, SC/ST के क्षेत्र के बारे में। विषय अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन इस भाग का मूल विषय है। प्रारंभ में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रशासन की मुहर अंकित है। अंत में विश्वविद्यालय के विभिन्न जो विशाल भवन है उनका चित्र अंकित कर उसमें होने वाली शिक्षा साधना और संस्कारों को स्पष्ट करने वाला परिदृश्य उपस्थित किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को भाग 10 में सम्मिलित करने का जो उद्देश्य है, क्या भाव है, भारत के दूरदराज के अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों तक शिक्षा की ब्यार पहुँचे, वह सबके लिए सुलभ हो, समाज का कोई भी तबका इससे वंचित ना रहे, इसके लिए इस चित्र को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 11, जिसमें अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक है, इसमें अश्वमेध यज्ञ को शामिल किया गया है। विषय क्या है भाग 11 का, संघ और राज्यों के बीच संबंध। केंद्र व राज्यों के बीच विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक संबंध इस भाग का मूल विषय है। विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक, राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण और राज्यों की स्वायत्तता का सुंदर समन्वय है। जो अश्वमेध यज्ञ है उसको सम्मिलित करने का भाव क्या है, स्वायत्तता और सार्वभौमिकता के अद्भुत मेल का ही नाम है अश्वमेध यज्ञ। अर्थात घोड़े को दिग्विजय की यात्रा पर ले जाता हुआ सम्राट और उसके आधिपत्य को स्वीकार करने की मानसिकता को दर्शाता हुआ शरणागत एक राजा, ये भाव दर्शा रहा है। भारतीय संविधान का भाग 12, जिसमें अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A तक सम्मिलित है, इसमें नटराज और स्वास्तिक का योग मिलता है। नटराज जो दक्षिणी भारत में शिव का नृत्य करते हुए मुद्रा का अंकन दर्शाता है, और स्वास्तिक जो सूर्य उपासना के लिए भारतीय पारंपरिक तो सनातन धर्म है उसने उपासना का प्रतीक चिन्ह है, उसको सम्मिलित किया गया है। भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300A तक वित्त और संपत्ति के बारे में बताया गया है। इस भाग में वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वित्त आयोग का गठन, आकस्मिक निधि आदि बातों का विश्लेषण किया गया है। संविधान के इस भाग में स्वस्तिक का चिन्ह है जो शुभ होने का विश्वास दिलाता है। हर्षित मन आनंदमग्न होकर नृत्य करने लगता है। नटराज का चित्र उसी हर्ष को दर्शाता है। ठीक है, भाव क्या है, वैदिक काल से चली आ रही परंपरा में स्वस्तिक अत्यंत पवित्र, स्वस्तिक जिसको सांखिया बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, मंगलकारी माना जाता है, पवित्र माना जाता है। उसी प्रकार नटराज का जो चित्र है आर्थिक सुचिता, सकारात्मकता, रचनात्मक भाव दर्शाता है। भारतीय संविधान के भाग 13 की बात करें तो अनुच्छेद 301 से 307 तक, और इसमें चित्र अंकित किया गया है भगीरथ प्रयास से गंगावतरण। जो गंगा है धार्मिक मान्यताओं के आधार पर एक भगीरथ के द्वारा काफ़ी परिश्रम के फलस्वरूप पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, उसी का चित्र अंकित किया गया है। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, नंदलाल बोस और बीयूहर राम मनोहर सिन्हा जिन्होंने इसमें अलंकरण यानी चित्रकारी का कार्य किया था। तो भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक है, और भगीरथ प्रयास से गंगावतरण का चित्र सम्मिलित किया गया है। विषय क्या है भाग 13 का, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इस भाग में भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर होने वाले व्यापार और वाणिज्य को करने संबंधी प्रावधान है।
देश में व्यापार वाणिज्य की आदर्श स्थितियों को लाने के लिए अथक प्रयास आवश्यक है। राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार के क्रियान्वयन के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। और जो भगीरथ प्रयास से गंगावतरण का चित्र सम्मिलित किया गया उसका भाव क्या है? देश की व्यापार वाणिज्य की आदर्श स्थिति की कल्पना करते हुए उसे धरातल पर लाने का यह एक कठिन कार्य है। प्रयत्नों की पराकाष्ठा करने पर ही यह संभव हो पाएगा। भाग 14 की बात करें तो अनुच्छेद 308 से 323 बी इसमें सम्मिलित है। अकबर के दरबार को इसमें सम्मिलित किया गया है। विषय क्या है भाग 14 का? संघ राज्याधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 बी अकबर के दरबार को इसमें सम्मिलित किया गया है। इस भाग में अखिल भारतीय सेवाएं जो IAS, IFS और IPS, केंद्रीय सेवाएं, राज्यों के अधीन सेवा की नियुक्ति, पदावधि आदि का वर्णन है। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट PSC को उपरोक्त सेवाओं की नियुक्ति का दायित्व दिया गया है। और अकबर के दरबार को शामिल करने का भाव यह है, अकबर की नौकरशाही ने ही उसके राज्य को स्थायित्व प्रदान किया था। ये भाग 14 की बात कर रहे हैं। अब भाग 15 की बात करें तो अनुच्छेद 324 से 329 ए है और इसमें चित्र छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह दोनों का दिया गया है। भाग 15 का विषय है निर्वाचन यानी इलेक्शन। अनुच्छेद है 324 से 329 ए। निर्वाचन लोकतांत्रिक मार्ग का सर्वाधिक महत्व का पड़ाव है। निर्वाचन आयोग के गठन से लेकर परिणाम घोषित करने तक की पूरी प्रक्रिया इस खंड में उल्लेखित है। अपने जनप्रतिनिधित्व या जनता के नेता को किसी कसौटी पर कसें, इसका उत्कृष्ट उदाहरण दो महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी है। इन दोनों यानी छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी के चित्र को सम्मिलित करने का जो भाव है वो लोक प्रतिनिधियों के निर्वाचन का मापदंड देश व धर्म के लिए सर्व स्वार्पण की मानसिकता को ही माना जाना चाहिए। यही संदेश संविधान निर्माता देना चाहते थे। अब भाग 16 की बात करें जिसमें अनुच्छेद 330 से 342 ए है। इसमें रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान के चित्र अंकित है। भाग 16 का जो विषय है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात करता है। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी SC और ST के लिए आरक्षण, पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन आदि विषय इस भाग में सम्मिलित किए गए हैं। भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 ए किसका चित्र है? रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान का। इसके अतिरिक्त केंद्र व राज्यों की विधायिका में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। अभी इसको जो 104वां संविधान संशोधन है उसके तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया। भाव क्या इन दोनों को सम्मिलित करना, रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान को? इस भाग में रानी लक्ष्मीबाई तथा टीपू सुल्तान के चित्रों को लिया गया है जिसका कारण दोनों का अपनी प्रजा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष रहा है। भाग 17 की बात करें इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक है। इसमें लाठी लेकर चलते हुए गांधी जी की बात करते हैं। चित्र है विषय राजभाषा का। भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351। चित्र है लाठी लेकर चलते हुए गांधी जी। वापिस बता देते हैं चित्रकार नंदलाल बोस और BUR राम मनोहर सिन्हा है। इस भाग में भारतीय राज्य की भाषा को अपनाने का आग्रह किया गया है। हिंदी को देवनागरी लिपि के साथ भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा के उत्थान का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है। गांधी जी का स्वभाषा को लेकर विशेष आग्रह था। भाव क्या है? लाठी लेकर चलते गांधी जी स्वभाषा की घर घर अलग जगाने का संकेत दे रहे हैं। भाग 18 की बात करें जो आपातकालीन उपबंध से संबंधित है जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक है। इसमें गांधी जी की दांडी यात्रा का उल्लेख किया गया है। विषय आपात उपबंध, देश पर बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में आपात उपबंधों की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। आपातकालीन संकटों के समय मूलभूत अधिकारों सहित संविधान के अन्य प्रावधान अस्थायी रूप से निलंबित किए जा सकते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा का जो चित्र है किसकी बात करें? भाग 18 जो आपातकालीन उपबंध है अनुच्छेद 352 से 360 उसमें गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्र यह संदेश देता है कि आपातकाल में समाज का नेतृत्व के साथ
एकमुखी होकर चलना आवश्यक हो जाता है। भाग 19 की बात करें तो अनुच्छेद 361 से 367, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र तथा आज़ाद हिंद सेना का चित्रण किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। भाग 19 अनुच्छेद 361 से 367, विषय प्रकीर्ण। राष्ट्रपति और राज्यपालों के संरक्षण का प्रावधान। संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालना करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रावधान। कुछ विशेष शब्दों जैसे कृषि आय, अनुच्छेद, निगम, कर, ऋण, प्रत्याभूति आदि शब्दों की परिभाषा भी दी गई है। भाव क्या है इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को चित्र को सम्मिलित करने का? मुख्य उपबंधों के अतिरिक्त प्रावधानों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की तरह स्वीकारोक्ति के साथ क्रियान्वयन के लिए तत्पर रहना है। भाग 20 अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन से संबंधित है, एकमात्र अनुच्छेद है 368 भाग 20 में। इसमें चित्र दिया गया खुला आकाश और हिमालय। संविधान संशोधन विषय। वैसे तो संविधान को विस्तृत विचार विमर्श के बाद ही अंगीकार किया गया है, परंतु काल और परिस्थिति के अनुसार संशोधन की संभावना सदैव बनी रहती है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद अपनी संविधानीय शक्तियों का प्रयोग कर संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन और निरसन कर सकती है। परिवर्तन मतलब एडिशन कर सकती है, परिवर्तन रिप्लेसमेंट कर सकती है, निरसन का मतलब उसको डिलीट कर सकती है। भाव क्या है इसमें? सूर्य, खुला आकाश और हिमालय को जोड़ने का चित्र। इस भाग में दिया गया कि चित्र खुले आकाश के साथ हिमालय की पर्वतमालाओं का है। जिस प्रकार विशाल हिमालय पर्वत में भी सूक्ष्म परिवर्तन होता है, वैसे ही परिस्थिति के अनुसार लोक कल्याण के लिए संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है। भाग 21 की बात करें तो अनुच्छेद 369 से 392, इसमें मरुस्थल तथा ऊंट की सवारी का चित्रण किया गया है। एक बार मैं वापिस रिपीट करता हूँ, ये जो चित्रकारी का कार्य है वो नंदलाल बोस और बी हर राम मनोहर सिन्हा कर रहे हैं। भाग 21 अनुच्छेद 369 392, मरुस्थल और ऊंट की सवारी का चित्रण अलंकरण। विषय अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इस भाग में अनुच्छेद 370 में जो अभी हट चुकी है, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान किए गए थे, अभी नहीं है। इस भाग में अंतर्गत अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान किए गए थे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 371 में पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के संबंध में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 371 ए बी सी इस प्रकार से। भाव क्या है इसका? मरुस्थल और ऊंट की सवारी का। भारत की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति इस चित्र में प्रकट होती है। इसमें मरुभूमि तथा ऊंट की सवारी को दर्शाया गया है। मरुस्थल का चित्र थल की सुरक्षा का संकेत देता है। ऊंटों की सवारी समस्त भारत के भूभाग पर हमारे अधिकारों को दर्शाता है। भाग 22 जो अंतिम भाग है संविधान का, अनुच्छेद 393 से 395 तक है, और इसमें चित्र किया गया समुद्र का और दूसरा नौकायन का। विषय क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये भाग 22वां जिसमें 393 से 395 अनुच्छेद हैं। इस भाग में नाम, संविधान का नाम क्या है, प्रारंभ की तिथि, हिंदी अनुवाद के पाठ की स्वीकृति और पूर्ववर्ती अधिनियमों के निरसन का निर्देश है। संविधान के प्रावधान सागर सी गहराई लिए हुए हैं। भाव क्या है? सागर जैसा गहरा, शांत, असीम संभावना भरे संविधान में कुशलता से ही नौका को लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें समुद्र का और नौकायन का चित्रण है। ठीक है, अब भारतीय संविधान का जो प्रतीक चिन्ह है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली ये दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी, जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब आता है संविधान सभा की झलकियाँ। तो ये संविधान सभा का एक चित्र है। कब का? दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठक। ये बैठक का एक दृश्य दिया गया है और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता कर रहे हैं। और संविधान की ये जो झलकियाँ जिसमें सरदार पटेल को भी दिखाया गया है, सरोजिनी नायडू के साथ सरदार पटेल। भारत को किला सरोजिनी नायडू और सरदार पटेल जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, जिनकी हाल ही में स्टैच्यू बनाई गई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, जो एकीकरण का प्रतीक है। संविधान सभा के सदस्य जो भी थे उनका एक सामूहिक चित्र है
ये देख सकते हैं अपने। ठीक है। अब आता है संविधान सभा पर सदस्यों के हस्ताक्षर। ये सामने जो चित्र दिख रहा है संविधान सभा पर अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर किए गए थे उनके चित्र है। ये चित्र है संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर। तो आज हमने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान का ब्रीफली अध्ययन करने का प्रयास किया, जिसमें आप सभी का सहयोग रहा और मैं आशा करता हूं कि आपने इसे काफ़ी ध्यानपूर्वक सुना है, सीखने का प्रयास किया है, अपने जीवन में अपनाने का भी प्रयास किया है। आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें इस वीडियो का सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।